वेलकम टू मोमेंटम क्लासेस स्वागत। जैसे कि हम सबको पता है कि क्लास 10 हमारी बोर्ड की क्लास है, तो उसमें हमारा पहला चैप्टर होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जब हम चैप्टर करते हैं तो हमें पता है कि बोर्ड क्लासेस के पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटी एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारा। तो उसमें आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। हमने इस चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में खूब पढ़ा है। तो जैसे कि हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर करेक्ट। हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक इक्वेशन दे रखी है, दैट इज 2PbO प्लस C गिव राइज टू 2Pb प्लस CO2। अब इसके लिए हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C एंड D, जिसमें हमें ये चेक करना है कि विच आर इनकरेक्ट। इन वर्ड्स के लिए हमें खूब ध्यान रखना है, सीबीएसई के साथ बहुत खेल होता है करेक्ट और इनकरेक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या स्टेटमेंट्स करेक्ट है और क्या क्या स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड, यहां से हमारे पास एक वर्ड निकल कर आता है रिड्यूस्ड। तो दिस इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, ये वर्ड मिलकर बना है दो डिफरेंट वर्ड से। RE विच स्टैंड्स फॉर रिडक्शन and OX which is stand for oxidation. RED which is reduction and OX which is oxidation. बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन and oxidation is addition of oxygen. So what is reduction? Addition of hydrogen. And what is oxidation? Addition of oxygen. तो अब जो हमें प्रीवियस रिएक्शन दी गई थी, तो उसमें हम देखेंगे कि किसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या किसी के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। लेट अस गो बैक टू आवर रिएक्शन। 2PbO, इन द रिएक्टेंट साइड हमारे पास क्या है? PbO, और प्रोडक्ट साइड हमारे पास क्या है? सिर्फ Pb। तो यानी कि यहां पे कहीं ना कहीं क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ हमारे पास? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पे रिएक्टेंट साइड हमारे पास कार्बन था, प्रोडक्ट साइड हमारे पास CO2 है, विच मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां लिखते हैं हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अभी हमने कुछ देर पहले बात करी थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यानी कि कार्बन का क्या हो रहा है हमारे पास यहां पर? ऑक्सीडेशन। और PbO, यहां से ऑक्सीजन हट रहा है। एक रिएक्शन के अंदर हमेशा एक चीज याद रखेंगे, अगर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे सब्सटेंस का क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो इस केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन और PbO का रिडक्शन। अब इनके ऑप्शन पे चलते हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड क्या हो रहा है यहां पर? रिड्यूस। अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन है तो PbO का क्या था? रिडक्शन। तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो क्या है? करेक्ट है हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। बेटा यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड है। प्रोडक्ट साइड ना तो कभी ऑक्सीडेशन होता है और ना ही कभी रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा किसका होता है? रिएक्टेंट्स का होता है। तो ये स्टेटमेंट तो सरासर यहीं से क्या होगी? गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट वी हैव इज कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अभी हमने देखा कि कार्बन में क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो कार्बन का क्या हो रहा है यहां पर? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारे पास? करेक्ट। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। लेड क्या था हमारा? प्रोडक्ट साइड था। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि प्रोडक्ट साइड वाली चीजों का कभी ना तो ऑक्सीडेशन होता है और ना ही कभी रिडक्शन है। तो हमारे पास कौन कौन सी स्टेटमेंट्स गलत निकल कर आई? स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। ए और बी दोनों ही क्या है हमारे पास? गलत। सो करेक्ट ऑप्शन बिकम्स फर्स्ट, ए एंड बी। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ज्यादा चीजें ना देखते हम ये देख सकते हैं कि कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा तो वो किसका होगा? रिएक्टेंट्स का होगा। प्रोडक्ट्स का कभी भी ना तो ऑक्सीडेशन होगा और ना ही कभी रिडक्शन होगा। दिस क्वेश्चन इज क्लियर? एक बार ध्यान से देखो इसे कि हमने क्या कहा? लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। नो, लेड तो प्रोडक्ट साइड है तो इसका रिडक्शन नहीं हो सकता। स्टेटमेंट गलत।
कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड है, नहीं हो सकता, गलत। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, रिएक्टेंट साइड है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो यानी कि इसका हो रहा है रिडक्शन। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ए एंड बी, दीज टू स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, Fe2O3 प्लस Al, ये चैप्टर हमारा नाम ही क्या है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हमारे पास आएंगे वो रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमारे पास अगर हम बात करते हैं टोटल कितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन है हमारे सिलेबस के अंदर, 5। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज decomposition, third reaction is displacement, fourth is double displacement, and the fifth is redox, जिसकी बात अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर करी है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इन पांचों के नाम से बहुत चीजें क्लियर होती है। कॉम्बिनेशन यानी कि जब कोई चीजें कंबाइन करते हैं, कंबाइन मतलब जुड़ना, जब दो रिएक्टेंट जुड़कर क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज डीकंपोजिशन, डीकंपोज वर्ड हम बहुत बार पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर आता है, केमिस्ट्री के अंदर आता है। डीकंपोज का मतलब है ब्रेक डाउन हो जाना। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, जब एक सब्सटेंस जाकर दूसरे की क्या ले लेगा, जगह लेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट के आगे क्या वर्ड लग गया, डबल, यानी कि अब दो चीजें एक दूसरे की क्या लेंगी, जगह लेंगी, यानी कि दे विल इंटरचेंज देयर पोजीशंस। एंड लास्ट इज रिडॉक्स, जिसके बारे में हमने बात करी। इनकी एक जनरल इक्वेशन याद करेंगे जिससे हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। कॉम्बिनेशन की जनरल इक्वेशन, A प्लस बी गिव राइज टू C, दो सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं, बना क्या रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट। डीकंपोजिशन, एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस, जरूरी नहीं है कि दो में ही टूटेगा, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, जहां पर हमारे पास दो सब्सटेंसेस रहेंगे रिएक्टेंट साइड, एक अपनी एलिमेंटल स्टेट के अंदर यानी कि एलिमेंट फॉर्म में होगा, और दूसरा कंपाउंड फॉर्म में जहां पर एक कैटायन और एक एनायन रहेगा। हायर रिएक्टिव सब्सटेंस विल डिस्प्लेस द लेसर रिएक्टिव सब्सटेंस, जो एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होगा वो जाकर लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को क्या कर देगा, उसकी जगह से रिमूव आउट कर देगा। तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ए जाएगा, बी को उसकी जगह से रिप्लेस करेगा, ए सी प्लस बी। दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट, अब दो चीजों को एक दूसरे की जगह डिस्प्लेस करनी है, तो हमारे पास दोनों कंपाउंड रहेंगे, ए बी प्लस सी डी, पहला भी कंपाउंड है और दूसरा भी कंपाउंड है। अब ये अपनी जगह आपस में क्या कर लेंगे, इंटरचेंज। यहां पे एक ने उसकी जगह ली थी, यहां पर दोनों एक दूसरे की जगह चेंज लेंगे, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस का एक्सचेंज होगा तो ए डी प्लस सी बी, एक जाके जुड़ गया किसके साथ, डी के साथ, सी जुड़ गया किसके साथ, बी के साथ। सो दिस वाज अबाउट आवर टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसकी अभी हमने बात करी थी, एक का रिडक्शन और दूसरे का ऑक्सीडेशन। चलिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिएक्शन इज Fe2O3 प्लस 2Al, चलिए यहां लिखते हैं Fe2O3 प्लस 2Al, क्या हुआ, किसमें बन गया, Al2O3 प्लस 2Fe। अभी हमने जनरल इक्वेशंस करी थी, उसके अकॉर्डिंग देखो, AB प्लस सी, एक कंपाउंड है दूसरा एलिमेंट है, हुआ क्या, एल्यूमिनियम ने जाके किसकी जगह ले ली, Fe की जगह पर, क्या बन गया, देखो Cb प्लस ए जो था वो बेचारा अलग साइड में बाहर चला गया, यानी कि सी ने जाकर ए की क्या ले ली, जगह ली। तो किस टाइप की रिएक्शन हुई है, ऑप्शन देखते हैं। कॉम्बिनेशन, क्या दो चीजें जुड़ी हैं, नो। डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या दो चीजों ने एक दूसरे की जगह ली, जी नहीं, उसमें दोनों कंपाउंड चाहिए हमें, एक कंपाउंड है और एक एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर। दैट मीन्स डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन में क्या था, जब एक चीज टूटती है, क्या यहाँ कोई चीज टूटी है, नो, यहाँ तो सिर्फ क्या हुआ है, जगह चेंज हुई है। अगर जगह चेंज हुई है तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बनता है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर एक चीज हमेशा याद रखनी है, इस टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर,
कि हाईली रिएक्टिव जाकर डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव को। अगर हमारे पास सेम रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, इफ यू टेक दिस रिएक्शन, अगर यही रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं Al2O3 प्लस Fe, अगर अब हमसे पूछा जाता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो सीधा सीधा देखेंगे आयरन इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। हम सबने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है इस चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम की तरफ चलते हैं। तो उस केस में आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, वो कभी भी उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इट कैन नेवर डिस्प्लेस द हाईली रिएक्टिव। एक हाईयर रिएक्टिव जरूर लेस हो जाएगा, बट एक लेसर रिएक्टिव कभी भी हाईली रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें सिंपल सी चीज लिखनी है, दैट नो रिएक्शन इज पॉसिबल। यहां पर कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आयरन इज लेस रिएक्टिव। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा सभी को। सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरल इक्वेशन के थ्रू भी आप इसको इजीली कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? अब ये जो है हमें डायरेक्टली एक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं देगी, एक सिंबल की फॉर्म में नहीं दिया गया, ये हमें क्या दिया गया है, एक वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में, यानी कि केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में। तो पहला काम जो हमें यहाँ पर करना है वो क्या करना है, इस वर्ड इक्वेशन को सिंबल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। देखिए ध्यान से, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेटा यहाँ पर कुछ नाम है जो याद रखने पड़ेंगे। लेट अस यूज दिस। क्या हमने ऐड किया था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दैट टू कैसा आया हमारे पास, डाइल्यूट। किस में ऐड किया था हमने इसको, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स नाम से कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ हमको एक वर्ड पे ध्यान देना, दैट इज आयरन। किस में ऐड कर दिया हमने इसे, आयरन में। तो डाइल्यूट HCl प्लस Fe, आयरन का सिंबल क्या है हमारे पास यहाँ पर, Fe। क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो ध्यान से, फिर से ये रिएक्शन कुछ उसी तरीके से है। देखो AB प्लस C, अभी पिछले क्वेश्चन में हम देख कर आए थे, AB प्लस C क्या करेगा, C जाकर A को डिस्प्लेस कर देगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर, FeCl2, साथ में क्या रिलीज आउट करेगा, H2। एक रिएक्शन भी हमारे पास यहाँ पर हम चैप्टर 3 के अंदर भी पढ़ेंगे कि मेटल्स की रिएक्शन जब किससे होती है, एसिड के साथ होती है, तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर कई बच्चों का क्वेश्चन आता है कि वाई सर FeCl2, वाई नॉट FeCl और FeCl3। क्लास 9 के थोड़े से आयंस याद करेंगे। Fe एग्जिस्ट इन 2 स्टेट्स, +2 एंड +3, फेरस और फेरिक। इस केस में हमारे पास आयरन कौन सी स्टेट में था, +2 स्टेट में। Cl क्लोराइड था, कौन सी स्टेट में था, -1। नॉर्मल फॉर्मूला मेकिंग बेटा, FeCl2। और बैलेंस करना बिल्कुल याद रखेंगे, कोई भी केमिकल इक्वेशन हमारे एग्जाम के अंदर आती है, हमें सारी इक्वेशंस क्या करनी है, बैलेंस करनी है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्या बना हमारे पास, फेरस क्लोराइड और साथ ही साथ क्या इवॉल्व हुआ, हाइड्रोजन गैस। चलिए ऑप्शन देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या थे, कि क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन है हमारे पास यहाँ, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। क्लोरीन गैस बनी, नो। बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी उतना ही जरूरी है। क्लोरीन नहीं बनी, इसलिए ये गलत। क्या कोई रिएक्शन नहीं होगी, बिल्कुल होगी, हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगी इस रिएक्शन में, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। देखो आयरन का सॉल्ट तो बना था हमारे पास FeCl2, बट वाटर नहीं बना, so this option is also incorrect. So correct option is A, hydrogen gas and iron chloride are produced. I hope so। यहां तक 3 हमने क्वेश्चंस करे, तीनों क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। What is a balanced chemical equation? अभी तक हम जो कर रहे थे वो तो सारे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब आते हैं हमारे पास हमारे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो नाम से लग रहा है बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन क्या है, एक मेथड है किसको रिप्रेजेंट करने का, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का बेटा। तो कोई भी इक्वेशन है उसको बहुत जरूरी है हमें बैलेंस करना। क्यों जरूरी है, चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये रिएक्शन देखी, N2 प्लस H2 गिव राइज टू NH3। एक रिएक्शन हमारे पास, नाइट्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। क्लास 9 में हम एक लॉ पढ़ते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ
conservation of mass. It states that mass can neither be created nor be destroyed. ना तो मास को बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जिसके हम दूसरे स्टेटमेंट में पढ़ते हैं, द मास ऑफ रिएक्टेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट का मास किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट के। इस इक्वेशन में देखो बेटा, नाइट्रोजन का मास 14 एटॉमिक मास यूनिट हम सबने पढ़ रखा है। कितने नाइट्रोजन है हमारे पास? 2। तो मास कितना बना यहां पर? 28U। हाइड्रोजन का मास 1। कितने हाइड्रोजन थे हमारे पास? 2। तो यानी कि 2U। सो टोटल ऑल एंड ऑल रिएक्टेंट कंबाइंस टू 30U। प्रोडक्ट साइड चलते हैं बेटा, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1। कितने हाइड्रोजन है बेटा? 3। सो ऑल एंड ऑल वी गेट ओनली 17U। भाई लिया तो हमने कितना था? 30U एंड वी गेट ओनली 17U। पॉसिबल नहीं है। क्यों? बिकॉज इट वायोलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बिल्कुल वायोलेट कर दिया, क्योंकि वो क्या कहता है, जितना रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ, यहां पर तो हमारे प्रोडक्ट का मास कम हो गया। तो इसीलिए हमें हमारी रिएक्शंस को क्या करेंगे बेटा? हम बैलेंस। कैसे करेंगे बैलेंस? जरा उसको देखते हैं हम। इसी इक्वेशन का एग्जांपल लेकर चलेंगे बेटा। The equation is N2 plus H2 give rise to NH3। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें रिएक्टेंट साइड एलिमेंट्स, एक बार डेफिनेशन पे हम चलते हैं। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? इट इज एन इक्वेशन वेयर the atoms of all the elements are equal on both the reactant side as well as the product side। जितने reactant side एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स हैं, उतने ही प्रोडक्ट साइड उस एलिमेंट के एटम्स होने चाहिए। इस केस में नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 एटम्स थे बेटा, यहां पर कितने हैं? सिर्फ 1 एटम, जो कि पॉसिबल नहीं है। और हम कभी भी जब बैलेंस करते हैं बेटा इक्वेशन, तो हम सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स को चेंज करते हैं। किसको करते हैं? कोफिशिएंट, जो कि आगे लिखा जाता है नंबर। नाउ वी हैड ओनली 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन हियर। यहां पर नाइट्रोजन 1 था, सो वी हैव टू ऐड 2। क्या ऐड करना पड़ा हमें? 2। यहां पर हाइड्रोजन कितने थे? 2। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। नाइट्रोजन बैलेंस करते करते हमने हाइड्रोजन डिसबैलेंस कर दिए। यहां पर अब क्या लगाना पड़ेगा हमें? 3। सो अब मेरे पास रिक्वायर्ड केमिकल इक्वेशन क्या बनकर आती है? 2 क्या बनकर मेरे पास? we get over here is N2 plus 3 H2 give rise to 2 NH3। सो ये जो हमने व्हाइट में अब लिखे हैं बेटा, दीज आर द कोफिशिएंट्स। ये कोफिशिएंट हमने यूज करे हैं टू बैलेंस आवर केमिकल इक्वेशन। दिस वाज आवर स्केलेटल इक्वेशन। जो भी इक्वेशन अनबैलेंस हम स्टार्टिंग में लिखते हैं उसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। उस स्केलेटल इक्वेशन में हमने 3 और 2 लगा के क्या कर रहा है? इस इक्वेशन को अब बैलेंस। एंड व्हाई शुड वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो जाए? हमारा फॉलो हो जाए। So I hope अभी ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। अगेन हमें वर्ड इक्वेशंस दे रखी हैं, सभी को पहले सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे? उसको बैलेंस। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन। हाइड्रोजन गैस किससे कंबाइन हो रही है? नाइट्रोजन। देखो जब भी गैस की बात करेंगे, हमने क्लास 9 में पढ़ा था, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H2। H2 combines with N2 to form अमोनिया। सेम रिएक्शन जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में एग्जांपल लिया था। चलिए बताइए क्या क्या था यहाँ पे बैलेंस करने के लिए? नाइट्रोजन 2 थे, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2। हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 2 3 6। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, तो हम आगे भी क्या लगा देंगे? यहाँ पर 2। सिंपल है बेटा। पहले क्या करना? हाइड्रोजन गैस, और कोशिश करेंगे इनकी एक्वस स्टेट, गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, जो भी उनकी फिजिकल स्टेट है उसको साथ मेंशन करेंगे। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म
अमोनिया गैस। क्या बना रहा है ये? अमोनिया गैस। चलिए सेकंड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब गैस क्या ले ली बेटा हमने? हाइड्रोजन सल्फाइड। इसीलिए बार बार कहा जाता था क्लास 9 के अंदर कि आयंस याद होने चाहिए। देखिए यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड, कैसे बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला? देखिए H हमेशा +1 में, सल्फाइड -2, क्या फॉर्मूला बना हमारे पास? H2S। लेट अस सी, H2S क्या बन गया हमारे पास? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस किससे कंबाइन कर रही है? बर्न्स इन एयर। एयर, किसी चीज को जब बर्न करना है बेटा, विच गैस इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम बर्न करेंगे किसमें? ऑक्सीजन में, टू फॉर्म वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्या क्या बन गया हमारे पास? वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब ये अगेन हमारे पास इक्वेशन कैसी है? अनबैलेंस्ड। चलिए करते हैं इसे बैलेंस। अब नंबर ऑफ एटम देखेंगे बेटा, हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं? 2, हाइड्रोजन 2, ऑलरेडी बैलेंस्ड है हमारे पास। सल्फर 1, सल्फर 1, अगेन ऑलरेडी बैलेंस्ड। बट ऑक्सीजन देखो बेटा कितने हैं? 2, यहां पर 1 और 2 3, क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर? 3। तो ये 2 है, वहां पर 3 है, तो इक्वेशन कैसी होगी हमारी यहाँ पर? अनबैलेंस्ड। कैसी हो चुकी है? अनबैलेंस्ड। तो अब हम क्या कर सकते हैं? चलिए बेटा ट्राई करेंगे। अब जो हमें बैलेंसिंग करनी है, दैट इज यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट और ट्रायल मेथड यूज करेंगे बेटा। हिट और ट्रायल का मतलब क्या है? हमें कोफिशिएंट्स को चेंज करना पड़ेगा बार बार। जब हम कोफिशिएंट्स को चेंज करेंगे तब जाके हमारे को क्या मिलेगा? एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। चलिए सिंपल से खरीदते हैं बेटा तरीका। H2S प्लस O2 गिव राइज टू H2O एंड SO2। चलिए यहां पर 2 लगा के देखते हैं पहले। यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। अब देखिए हाइड्रोजन कितना होगा बेटा? 2 2 जा 4। हाइड्रोजन कितने थे? 2। हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड। सल्फर कितना होगा बेटा? 2, सल्फर 2। ऑक्सीजन काउंट करो अब। 2 2 जा 4 और 2 6। पर यहां ऑक्सीजन कितने हैं? सिर्फ 2। क्या मल्टीप्लाई करें हम 2 से कि वो 6 बन जाए? आंसर इज 3। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 2H2S प्लस 3O2 गिव राइज टू 2H2O प्लस 2SO2। सो क्लियर है बेटा? कुछ नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, हमें नंबर्स को ऐड करना है और करेक्ट आंसर की तरफ पहुंचना है। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। पहले हम रिएक्टेंट को देखेंगे। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। चलिए बेरियम क्लोराइड बेटा सबसे पहले फॉर्मूला बनाएंगे। बेरियम 2 पॉजिटिव, क्लोराइड 1 नेगेटिव, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या फॉर्मूला बना हमारे पास? BaCl2 प्लस रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाओ बेटा। Al plus 3 sulfate SO4 minus 2. When we cross multiply this, क्या बना हमारे पास? Al2 SO4 whole thrice। अब हम क्वेश्चन की तरफ नहीं जाएंगे बेटा, चलिए यहीं से प्रोडक्ट खुद आइडेंटिफाई करते हैं। देखो टाइप ऑफ रिएक्शन A, B, C, D, किस टाइप की रिएक्शन थी ये? यस, डबल डिस्प्लेसमेंट, जहां पर आयंस अपनी पोजीशन क्या करेंगे? अब एक्सचेंज। यानी कि बेरियम जाएगा सल्फेट के साथ, एल्यूमिनियम आएगा क्लोराइड के साथ। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? AlCl3 प्लस BaSO4। दिस इज द रिक्वायर्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि कैसी है? अनबैलेंस्ड। करेंगे क्या इसको बेटा? देखो चलो बैलेंस। हमारे पास यहां पर सल्फेट आयंस कितने बेटा? कितने हैं? 3। सल्फेट आयंस 1, so we should multiply this by 3। बेरियम कितने हो गए यहां पर? 3। इस केस में बेरियम कितने हैं हमारे पास? 1, मल्टीप्लाई इट विद द 3। अब क्या क्या चेंज हो रहा है? क्लोरीन देखो 2 थे, क्लोरीन कितने हो गए? 6।
क्लोरीन कितने हैं 3, किससे मल्टीप्लाई करोगे 2, सो 2 3 जा 6। एल्यूमिनियम कितने हो गए यहाँ पे 2, एंड हियर ऑलरेडी एल्यूमिनियम इज 2। तो हिट एंड ट्रायल की सबसे बढ़िया बात यही है बेटा, एक बैलेंस कर दो, दूसरा बैलेंस कर दो, तीसरा ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है। तो ये है हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड केमिकल इक्वेशन। लास्ट, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। चलिए इस क्वेश्चन यही करते हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। पोटेशियम का सिंबल वी ऑलरेडी नो के, वाटर का सिंबल H2O। तो गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अब तो आयंस याद है, KOH। KOH प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इज H2। देखो कौन कौन से एटम्स बैलेंस नहीं है बेटा, K ऑलरेडी बैलेंस्ड, हाइड्रोजन यहां पर 2 1 एंड 2 3 अनबैलेंस्ड है, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1। तो एक ही ऐसा एटम है जो हमें क्या करना है यहाँ पर बैलेंस। कैसे कर सकते हैं, देखो पहले इवन नंबर पे ले आओ हाइड्रोजन को, 2 एंड 2 4, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई हुआ, पोटेशियम 2 पोटेशियम 2। चलिए यहां तक क्लियर हो सभी को। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने क्या करा है, सभी इक्वेशंस को बैलेंस। So now moving on to the next question. बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। अब हमें फिर से क्या करना है, इक्वेशंस को बैलेंस। अब हमारे लिए इजी क्या है, अब वर्ड इक्वेशन नहीं है हमारे पास, केमिकल इक्वेशन है। फर्स्ट इज HNO3, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। डिफरेंट रिएक्शंस है, इनको क्या करना है हमें बैलेंस। देखिए एक एक एटम देखेंगे बेटा, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 अनबैलेंस है, तो सीधा सीधा दिख रहा है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव राइज टू CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। हाइड्रोजन हमने बैलेंस करा सबसे पहले, करते हैं चलो, क्या लगा दिया 2। अगेन पूरा ये नाइट्रेट आयन किससे मल्टीप्लाई हो गया 2 से, नाइट्रेट आयन ऑलरेडी 2 से मल्टीप्लाइड था। कैल्शियम 1 कैल्शियम 1। अब यहां देखिए बेटा, हाइड्रोजन 2 और 2 4, कितने हो चुके हमारे पास 4। यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है, एक एलिमेंट पकड़ते जाओ बेटा, पूरी रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी बैलेंस। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaOH plus H2SO4 give rise to Na2SO4 plus H2O। Na2SO4 plus H2O करिए बैलेंस। देखिए बेटा Na कितने 2, इस केस में 1, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। सोडियम बैलेंस, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, 2 और 2 कितने हो गए 4, हाइड्रोजन 2 किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, हाइड्रोजन इज आल्सो बैलेंस्ड। एंड देखेंगे ध्यान से, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन इज आल्सो 2। तो ये रिएक्शन सिर्फ नाइट सोडियम को बैलेंस करने से क्या हो चुकी है हमारी बैलेंस। नेक्स्ट, NaCl plus AgNO3 give rise to AgCl plus NaNO3। कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती है बेटा हमारे पास, हमारे क्वेश्चंस के अंदर आ जाती हैं, जो कि ऑलरेडी बैलेंस होती है, जरूरी नहीं कि हर को बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे सोडियम 1 सोडियम इज आल्सो 1,
Cl1, Cl1, Ag1, Ag1, NO3 1, NO3 1. The equation is already balanced. लास्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बहुत बार पूछी जाती है रिएक्शन। BaCl2 plus H2SO4 give rise to BaSO4 plus HCl। चलिए, Ba कितने बेटा 1, Ba 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन हियर इज 1, तो क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे हाइड्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन 2, सल्फेट SO4, सल्फेट SO4, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो अब किसी भी टाइप की क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, तो आपको यही करना है, एक एटम को पकड़ना है, उसको बैलेंस करते चलना है, जो जो एटम चेंज होगा हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको चेंज करते चलेंगे। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखिए एनसीईआरटी के अंदर सारे ही लगभग स्टार्टिंग इक्वेशंस क्या है बैलेंसिंग करने के। तो अगर हम इसको बैलेंस करने जाएंगे बेटा, तो पहली क्या आती है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। बेटा एक छोटी सी एडवाइस है, कभी भी जब रिएक्शन बैलेंस करने जाओ तो फॉर्मूला ध्यान से बनाना, फॉर्मूलाज ध्यान से बनने बहुत जरूरी है। अगर मैंने यहीं पे इसको CaOH कर दिया, कितनी मर्जी कोशिश कर लो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। करेक्ट फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है, CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। देखिए कैल्शियम कितने एटम्स है एक, कैल्शियम 1 ऑलरेडी बैलेंस, ऑक्सीजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, कार्बन 1, इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नेक्स्ट जिंक, जिंक इज Zn, जिंक का सिंबल क्या है Zn। सिल्वर नाइट्रेट गिव राइज प्लस AgNO3, AgNO3 give rise to zinc nitrate ZnNO3 whole twice। कहां से आया ये ट्वाइस, एक बार फटाफट से देखते हैं। Zn जिंक प्लस 2 नाइट्रेट NO3 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या बनेगा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर। चलिए बैलेंस हम बाद में करेंगे, इसको पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, बताओ बेटा किस टाइप की रिएक्शन है ये, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में करा था, किस टाइप की है। देखो A प्लस BC, A ने जाके B की जगह ले ली बेटा, क्या बन गया AC प्लस B, किस टाइप की रिएक्शन, यस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो बेटा जिंक 1 है, जिंक इज 1, Ag1, Ag1, बट NO3 कितना है 2, NO3 कितना है 2, तो NO3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, जिसकी वजह से हमारा जो पहले Ag बैलेंस था बेटा 2 से, अब यहां पर क्या लगाना पड़ेगा मुझे उसको 2। So this is your balanced chemical equation। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव राइज टू एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या मिलेगा हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे एल्यूमिनियम ने कॉपर को क्या करा डिस्प्लेस किया, एल्यूमिनियम सिंगल एटम, एल्यूमिनियम सिंगल, कॉपर सिंगल, कॉपर ऑल्सो 1, बट यहां पर क्लोराइड कितने 2, क्लोराइड 3। अब हमने मैथमेटिक्स के अंदर एलसीएम जैसी चीजें बहुत पढ़ते हैं कि एक साइड 2 है दूसरी साइड 3 है, क्या करें कि 2 और 3 को किसी कॉमन नंबर पर लेकर आते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 3 से दैट इज 6, और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से दैट इज ऑल्सो 6।
तो जिस साइड 2 है वहां लगा दो 3, जिस साइड 3 है वहां लगा दो 2। बट जैसे ही हमने क्लोराइड बैलेंस करे बाकी चीजें हमारी चेंज हो गई। तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, बैलेंस। एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2। कॉपर कितना 3, कॉपर यहां पर 3। तो यहां पर हमारी रिएक्शन बैलेंस। लास्ट क्वेश्चन बेटा यहां का, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा को? दोनों साइड कंपाउंड है, अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कर दो जरा, बेरियम को पोटेशियम से डिस्प्लेस, पोटेशियम को बेरियम से। तो कंपाउंड फॉर्म विल बी पोटेशियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। करो इसे बैलेंस। बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोराइड 2, क्लोराइड 1। तो क्लोराइड को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। पोटेशियम कितना हो गया? 2, पोटेशियम 2, सल्फेट एंड सल्फेट। सो आई होप सो कि यहां तक सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसी के पहले क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन आप सबको इस चीज पता है कि बैलेंसिंग करनी कैसे है। तो पहली रिएक्शन, पोटेशियम ब्रोमाइड व्हिच इज इन एक्वस स्टेट कंबाइंस विद बेरियम आयोडाइड व्हिच गिव्स पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम क्लोराइड। तो यहीं पे करते हैं इसको स्टार्ट। पोटेशियम ब्रोमाइड, potassium is K and bromide is Br. The formula becomes KBr plus barium iodide, that is BaI2, barium iodide. याद है फॉर्मूला कैसे लिखने थे हमें? बेरियम present in +2 state, iodide -1. So when we cross multiply we get barium iodide. Give rise to potassium iodide, Ki plus barium bromide, BaBr2. जल्दी से यहां पर एक बार वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ओके, सो यू मस्ट हैव डन बाय नाउ। तो देखते हैं जल्दी से। पोटेशियम के 1 एटम, पोटेशियम 1 एटम है, ऑलरेडी बैलेंस्ड। ब्रोमीन सिंगल एटम, बट हियर हमारे पास ब्रोमीन कितने हैं? 2। सो टू बैलेंस इट व्हाट विल हैव टू डू? वी विल हैव टू ऐड 2 इन फ्रंट ऑफ KBr। अब जैसे ही आपने यहां 2 लगाया, पोटेशियम से 2 मल्टीप्लाई हुआ। सो टू पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 2। सो पोटेशियम इज बैलेंस, ब्रोमीन इज बैलेंस। नाउ बेरियम 1 एटम, बेरियम 1, आयोडीन 2, आयोडीन 2। सो ये हो गया हमारी ये रिएक्शन बैलेंस। वही पुराना तरीका, एक एक एटम उठाएंगे, उसको बैलेंस करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, एंड वी विल गेट आवर कंप्लीट रिएक्शन। नाउ अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जिंक कार्बोनेट, फॉर्मूला ऑफ जिंक कार्बोनेट इज ZnCO3। गिव राइज टू जिंक ऑक्साइड, दैट इज ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए बैलेंस करने से पहले बताएंगे कि किस टाइप की रिएक्शन है। एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है किसमें? 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। तो कैसी रिएक्शन थी ये? यस, इट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। करेंगे बैलेंस। जिंक 1 एटम, जिंक 1, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन कितने हमारे पास यहाँ पर? 3, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन यहाँ पर है 2। सो ऑल एंड ऑल रिएक्टेंट साइड भी 3 और प्रोडक्ट साइड भी 3। दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। ये हमने एक क्वेश्चन पहले भी ऐसा किया था जिसके अंदर रिएक्शन हमारे पास ऑलरेडी क्या है? बैलेंस। सो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं है कि कोई नंबर लगाना है, दीज आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। चलिए अगली रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, दैट इज हाइड्रोजन। जब भी बेटा आपको हाइड्रोजन मिलेगा तो आपको H एटम नहीं लिखना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गैसियस। गैस का मतलब वो H2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। देन वी हैव क्लोरीन Cl2, गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज HCl। नाउ जल्दी से इसको बैलेंस करो। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2, हाइड्रोजन 1, सो क्या लग जाएगा यहाँ पर आगे? 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन ऑलरेडी हमारे पास कितने हो गए अब? 2। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो बैलेंस। अब बस थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसे। रीजन इज अब हम इतनी बैलेंसिंग सीख चुके हैं कि अब हमें हर एक स्टेप के लिए बार बार करने की नीड नहीं है। लास्ट वन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज Mg।
प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है यहाँ पर? हाइड्रोक्लोरिक। अब ये कुछ ऐसे कंपाउंड है बेटा जिनके नाम याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हिच इज रिटन एज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये कुछ ऐसे एसिड है बेटा जिनके अंदर आपको डायरेक्टली नेम ना दिखे, उसके कॉमन नेम से बात करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ इट गिव राइज टू मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg plus HCl give rise to मैग्नीशियम क्लोराइड। प्लस साथ ही साथ कौन सी गैस रिलीज कर रहा है ये? हाइड्रोजन गैस। चलिए फटाफट से इसको बैलेंस करेंगे। मैग्नीशियम कितने एटम्स है? 1। मैग्नीशियम हेयर ऑल्सो 1। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2। तो हमें याद है क्या चेंज करना है इसको? सिर्फ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या लगा दिया यहाँ पर? 2। नाउ द क्लोरीन बिकम्स 2, क्लोरीन इज ऑलरेडी 2। तो जब तक रिएक्टेंट साइड के सारे एटम्स प्रोडक्ट साइड के सारे एटम्स के इक्वल नहीं हो जाते तब तक हम उसको रिएक्शन को बैलेंस नहीं मानेंगे। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस बैलेंसिंग के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से अब यहां तक का जो हमारा पार्ट था वो था टाइप्स ऑफ रिएक्शन बैलेंसिंग के ऊपर। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे चैप्टर का, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इन वर्ड्स के अंदर ही इनका मीनिंग छुपा बेटा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। जब हम बात करते हैं बेटा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की, सो दे आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड्स, एक्सो एंड थर्मिक, एंडो एंड थर्मिक। एक्सो एंडो हम बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस केस में एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। सो वहीं से मतलब निकल के आता है, एक्सो मींस आउट, एंडो मींस इन। एक्सो मींस आउट एंड एंडो मींस इन। वेयरएज थर्म वर्ड, जो थर्मिक वर्ड है बेटा, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हीट। इससे रिलेटेड है हीट। अगेन हियर आल्सो थर्मिक वर्ड इज रिलेटेड टू हीट। तो सिंपल सी डेफिनेशन मिलती है, एक्सोथर्मिक द रिएक्शन इन व्हिच हीट इज released out, endothermic in which heat is absorbed inside। जहां पर हीट को अंदर एब्जॉर्ब किया वो एंडोथर्मिक, जहां पर हीट बाहर रिलीज हुई दे आर द एक्सोथर्मिक। यहां तक बात समझ आ गई? अब इस केस में होता क्या है बेटा, हमारे पास सबसे बड़ी चीज आती है 2 वर्ड्स, सिस्टम और सराउंडिंग। इन 2 वर्ड्स के ऊपर इन क्वेश्चंस के अंदर काफी सारी चीजें चेंज की जा सकती हैं। एक्सोथर्मिक एंड वी हैव द एंडोथर्मिक। इस चैप्टर में हम 9th में भी बात करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं बेटा हम सराउंडिंग्स के बारे में। सो 2 वर्ड आएंगे हमारे पास, सिस्टम एंड द सेकंड इज सराउंडिंग। सिस्टम क्या है बेटा? जो भी चीज हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज सिस्टम, और उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो सराउंडिंग। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन। हमारे पास एक बीकर है in which we have few reactants, जिसमें क्या है कुछ रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट हम स्टडी कर रहे हैं तो ये रिएक्टेंट हमारे लिए क्या हो गया बेटा? सिस्टम। ये जो बाकी सारा आसपास का एरिया वो हमारे लिए क्या बन गया? सराउंडिंग। दिस इज द सिस्टम एंड रेस्ट इज सराउंडिंग। अब अगर यहां से हीट बाहर निकल रही है, यानी कि सिस्टम से हीट बाहर, तो किस टाइप की वो रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। सिमिलरली अगर मेरे पास एक और बीकर है बेटा, इसमें हीट अंदर आ रही है, हीट क्या हो रही है? अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, तो किस टाइप की रिएक्शन? एंडो। पर यहां पर सोचने वाली बात क्या है बेटा, अगर सिस्टम से हीट जा रही है तो जाएगी कहां? सिस्टम से हीट अगर कहीं जाएगी तो वो कहां जाएगी? सराउंडिंग में। तो सिस्टम का खुद का टेम्परेचर तो क्या हो गया? डाउन। सो इन एक्सोथर्मिक केस हम क्या बात करते हैं? द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। किसका डिक्रीज हो रहा है? सिस्टम का। पर जब सिस्टम से हीट निकल के सराउंडिंग में जा रही है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज। ये सीबीएसई बहुत ज्यादा खेलते हैं इन वर्ड्स पे कि अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा। हम सोचते टेम्परेचर बढ़ा, हीट आई होगी, पर वो हीट गई कहां? सराउंडिंग में। तो यानी कि सिस्टम का टेम्परेचर कम, सिस्टम से हीट बाहर गई, हीट बाहर गई तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एंड व्हाट डू वी मीन बाय एंडोथर्मिक? देखो हीट अंदर आई, कहां पे अंदर आई? सिस्टम में आई। कहां से आई? सराउंडिंग से आई। तो यानी कि सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो तो इंक्रीज।
टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। कहां से आई है हीट? सराउंडिंग से आई है, तो ऑटोमेटिकली जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर आपसे किसका पूछा गया है? सिस्टम का पूछा गया है या सराउंडिंग का? सिस्टम का पूछा है, एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सराउंडिंग का पूछा गया तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो दीज आर द एक्सोथर्मिक एंड द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब हमसे पूछा गया इनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में कि एंडोथर्मिक क्या है और एक्सोथर्मिक क्या है। लेट अस टॉक अबाउट द रिएक्शन फर्स्ट। बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन बेटा हमारे पास, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। क्या रिएक्शन? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। इट गिव राइज टू CO2। हम सबको पता है कार्बन जब भी ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो वो क्या बनाएगा? CO2। और जब भी CO2 बनाएगा तो साथ ही साथ क्या निकलेगी यहाँ पर? हीट। अब देखो क्या हो रहा है, हीट रिलीज आउट हो रही है। क्या हो रही है? रिलीज आउट। और जब भी हीट रिलीज आउट होगी तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास? एक्सोथर्मिक का। किसका एग्जांपल होगा? एक्सोथर्मिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन क्या मानते हैं हम? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए इस पे पहले बात करेंगे, व्हाट इज रेस्पिरेशन। देखो दो वर्ड्स आते हैं बेटा हमारे पास, वन इज रेस्पिरेशन एंड द अदर वर्ड इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब तो सिर्फ क्या है बेटा? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को इनटेक करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देना, सिर्फ क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन एक ब्रॉडर कंसेप्ट है बेटा, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, फूड का ब्रेकडाउन होता है एंड अलोंग विद दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या रिलीज होती है बेटा? एनर्जी। क्या रिलीज होती है? एनर्जी। अब रेस्पिरेशन को हम, ये तो बायोलॉजिकल टर्म्स में होगा, केमिकल टर्म्स में कैसे बात करते हैं? किसका ब्रेकडाउन होगा बेटा? फूड का। फूड हमारे लिए किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज। सो C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज। किसकी हेल्प से ब्रेकडाउन करेंगे? ऑक्सीजन। क्या क्या रिलीज होगा बेटा? CO2, वाटर प्लस एनर्जी। हम सबने सीखा बेटा जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है सो वी गेट 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ATP क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पर? रिलीज आउट। रिलीज हो रही है एनर्जी। एनर्जी देखो हमने लास्ट क्वेश्चन बात की बेटा, हीट रिलीज आउट होना, हीट भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर एनर्जी रिलीज आउट हो रही है तो वो कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? बिकॉज इन दिस केस, ये देखिए ये केमिकल रिएक्शन जरूर याद रखेंगे। In this case, glucose or the food is broken down using oxygen to release the energy. Energy release हुई तो वो हमारे लिए क्या बन गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। Okay, let us move towards the next question now. Why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Write equations for these reactions. अब हमें क्या पूछा गया कि क्यों है decomposition कॉम्बिनेशन का उल्टा है? भाई वर्ड से पता लग रहा है। हमने जनरल इक्वेशन कही थी बेटा, A प्लस बी गिव राइज टू C। दो चीजें, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हो और क्या बना रहे? एक सिंगल प्रोडक्ट। ये कौन सी रिएक्शन थी हमारे पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है किसमें? इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। ये क्या थी हमारे पास? डीकंपोजिशन। अब थ्योरेटिकली आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे बेटा? In case of combination reaction, two or more substances combine to form a single product. Whereas in case of decomposition reaction, a single substance breaks into two or more product. यहां पर दो चीजें जुड़ रही हैं और एक प्रोडक्ट बन रहा है। यहां पर एक चीज टूट रही है और दो क्या बन रही है? प्रोडक्ट। तो they are opposite of each other. Now we have to explain them with the help of reactions. बहुत ही सिंपल से देखिए बेटा, C plus O2, या फिर हम इसका और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारे लिए इजी रहेगा। CaO
प्लस CO2, CaO प्लस CO2, नाम याद रखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत ही ज्यादा जगह पे पूछा जाता है, इसका कॉमन नेम दैट इज क्विक लाइम। जैसे ही आप क्विक लाइम में क्या पास करोगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे, इट फॉर्म्स CaCO3, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। देखो दो सब्सटेंस मिल रहे हैं, किसमें बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट, कैसी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन। और अगर हम इसी कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हीट करते हैं, क्या करेंगे, हीट, तो ये क्या बनाएगा, CaO प्लस CO2। यानी कि आप इसको फॉरवर्ड रिएक्शन भी ले सकते हो और इसको बैकवर्ड भी पढ़ सकते हो, बस फर्क क्या है, यहां पर हमें क्या करना पड़ रहा है बेटा, इनको कंबाइन करना पड़ रहा है, और यहां पर एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दिस इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। और यहां पर एक एडिट पॉइंट याद रखेंगे, अगर हीट की वजह से कोई चीज टूट रही है तो उसको नाम देते हैं हम स्पेसिफिकली थर्मल डीकंपोजिशन। ये बात समझ आ गई। So this is how combination reaction and displacement reaction are opposite of each other. Moving forward to the next question. Write one equation for decomposition where energy is supplied in the form of heat, light or electricity. चलिए यहां पर हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकंपोजिशन अभी बताया, एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। किसी चीज को बेटा अगर तोड़ना है तो क्या दोगे उसे, एनर्जी, yes, energy can be given in the form of three things. Either you can supply the heat energy in the form of heat, you can supply the energy in the form of light, or you can supply the energy in the form of electricity. और तीनों ही केसेस में बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन का नाम चेंज, हीट से हुआ तो थर्मल डीकंपोजिशन, लाइट की फॉर्म में हुआ तो फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हुआ तो इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। ये बात समझ आ गई, थर्मल, फोटोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक। एग्जांपल अभी किया CaCO3, जैसे ही आप इसको हीट दोगे CaO प्लस CO2 ब्रेकडाउन हो गया, किस एनर्जी के फॉर्म में, हीट। फोटोलिटिक, दिस क्वेश्चन बेटा जैसे स्टार मार्क कर लो चाहे कुछ कर लो, asked again and again in CBSE एग्जाम्स अलग अलग तरीकों से, और रिएक्शन भी कौन सी पूछी जाती है बेटा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे ही आप इसको बेटा लाइट भी कौन सी, यूवी लाइट, और यूवी लाइट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है हमारे पास H न्यू। क्या तरीका होता है, H न्यू। इस रिएक्शन एरो के ऊपर बेटा जो कुछ भी लिखा जाएगा दैट इज द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, इसके बिना वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, एंड इट गिव राइज टू Ag प्लस Br2। क्या नहीं भूलना हमें, बैलेंसिंग नहीं भूलनी, तो 2Ag2AgBr। अब क्यों मैं कह रहा हूं बेटा इतनी रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो कंपाउंड आपके पास AgBr, इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो पुराने टाइम में फोटोग्राफी होती थी ना बेटा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज क्लिक होती थी, उसमें कौन सा कंपाउंड यूज होता था, AgBr। एंड लास्ट वी हैव इज द इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक का बेटा एक कॉमन एग्जांपल हमारे पास है वाटर। वाटर एक कंपाउंड है, जैसे ही आप इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे इट विल ब्रेक इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अगेन सेम चीज, 2H2O give rise to 2H2। कंप्लीट है रिएक्शन, नो, क्योंकि हमने कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करी। हमें कंडीशन क्या स्पेसिफाई करनी है, इलेक्ट्रिसिटी। सो हमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब जाकर वाटर ब्रेक डाउन होगा, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर हीट कैन बी सप्लाइड, एनर्जी कैन बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी कैन बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और द एनर्जी कैन बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हमसे कहा गया था कि हमें एक इक्वेशन लिखनी है, ऐसा नहीं है कि एक ही है, बहुत इक्वेशंस है हमारे पास। पूरे चैप्टर के अंदर हमारे पास ऐसे 10 इक्वेशन है बेटा, जहां पे हम इनको एग्जांपल के तौर पे यूज कर सकते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन हमसे एक पूछा गया है, सो वी विल स्पेसिफाई वन इक्वेशन। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट? अरे भाई नाम भी दे दिया, किस किस बीच में, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशंस के थ्रू करते हैं। ए प्लस बी सी, एक सिंगल एलिमेंट रहेगा और दूसरा हमारे पास कंपाउंड, गिव राइज टू ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी। एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस ने क्या कर दिया, लेसर रिएक्टिव सब्सटेंस को रिप्लेस कर दिया। तो डेफिनेशन के थ्रू करते हैं। द टाइप ऑफ रिएक्शन in which a highly reactive substance replaces the lesser reactive substance according to the reactivity series। क्या बात समझा? कि एक हाईली रिएक्टिव जाकर लेसर रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। बट देन व्हाट अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट सर, उसमें कौन रिएक्टिव कौन लेस रिएक्टिव होगा? द आंसर इज नो। यहां पर हमें रिएक्टिविटी को नहीं देखना डबल डिस्प्लेसमेंट में। इस केस में हमें सिर्फ क्या देखना है, ए बी प्लस सी डी गिव राइज टू ए डी प्लस बी सी। दो आयंस अपनी जगह क्या करेंगे बेटा, एक्सचेंज कर लेंगे। क्या लिखोगे, द टाइप ऑफ रिएक्शन in which ions exchange their position। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आयंस अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं बेटा, Zn plus HCl, Zn plus HCl। Now zinc is highly reactive than hydrogen। Zinc हाइड्रोजन से बहुत रिएक्टिव है, वो जाके उसको क्या करेगा, डिस्प्लेस। सो द फॉर्म विल बी ZnCl2 plus H2। जिंक ने जाके हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया उसकी जगह से। जबकि यहां पर क्या होगा, दो आयंस अपनी जगह एक्सचेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl प्लस BaSO4, सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। यहां पर ये जो आयंस है बेटा, देखो इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको ब्रेक करो Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। अब ये जो कैटायंस है, आयंस है हमारे कंपाउंड के, ये अपनी जगह क्या करेंगे, एक्सचेंज। Na Ba की जगह पर और Ba Na की जगह पर, प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, BaCl2 प्लस Na2SO4, BaCl2 प्लस Na2SO4। क्या बात समझ आ गई? So this is the difference between a displacement reaction and a double displacement reaction। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। ओके, कई बार क्या होता है बेटा, क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट करते हैं कि भाई बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं पूरे चैप्टर में। अरे जरूरत भी नहीं है इसकी। द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को निकालना है किससे, सिल्वर नाइट्रेट से। सबसे पहली चीज बेटा, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख दो, AgNO3। इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट, अरे आ गया हमारा। ये कुछ वर्ड्स होते हैं बेटा क्वेश्चन के अंदर जो हमें देखने हैं। अब पहली लाइन के अंदर हमारे पास कुछ नहीं था पढ़ने को, यहां से स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, अरे इसको किससे रिएक्ट करवाया उसने, कॉपर से। राइट डाउन द रिएक्शन वर्ड। देखो ये जो है बेटा सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं हम एक ओर ऑफ सिल्वर। क्या कहोगे इसे, ओर ऑफ सिल्वर। इसमें से सिल्वर निकालना है, यानी कि ये जो हमारे पास Ag है इसको अलग करना है। अलग कैसे कर पाओगे, जब इससे एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल यूज करोगे, और इससे रिएक्टिव मेटल कौन, कॉपर। कॉपर क्या करेगा यहां से इसको डिस्प्लेस, और कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास, कॉपर नाइट्रेट। क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट, और साथ ही साथ कौन अलग हो जाएगा, सिल्वर। तो यानी कि हमने सिल्वर, दिस इज द फॉर्मूला सिंबल फॉर सिल्वर, सिल्वर को उसके ओर में से अलग कर दिया यूजिंग अ हाईली रिएक्टिव मेटल विच इज द कॉपर। तो ये होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहली लाइन में पढ़ोगे तो रिफाइनिंग करना है सर, ये करना वो करना है, कोई मतलब नहीं है।
करना क्या है, बस डिस्प्लेसमेंट, वो भी किसके साथ, कॉपर मेटल के साथ। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार होते बहुत सिंपल है, बट उसकी लैंग्वेज इस तरीके से दी जाती है कि हमें लगता है कहीं क्या ही पूछ ले हमसे। तो डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, सिंपल से तरीके से सॉल्व करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन, बेटा पहले इस वर्ड के बारे में समझते हैं। द वर्ड हियर इज प्रेसिपिटेट। क्या वर्ड है हमारे पास, प्रेसिपिटेट। आपने बहुत बार देखा होगा ना, कभी कुछ सी, मान लो अगर हमारे पास ये दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, लेट अस से दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ए, दिस इज द टेस्ट ट्यूब बी, दोनों को मिक्स करा, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसमें ऊपर तो लिक्विड सब्सटेंस है, बट जब हम इसके लास्ट में देखेंगे तो वी विल गेट सम सॉलिड सब्सटेंस। क्या मिलेगा हमें, एक सॉलिड सब्सटेंस। ये नीचे क्यों बैठा, बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल। कैसा है ये, इनसॉल्युबल। तो कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो एक रिएक्शन के टाइम पर हमें मिलता है उसको नाम हम देते हैं प्रेसिपिटेट। इन शॉर्ट इट इज रिटन एज पीपीटी। क्या लिखते हैं इसको, पीपीटी। तो किसी रिएक्शन के दौरान अगर प्रेसिपिटेट बनेगा, सो द टाइप ऑफ रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और एक एडवांटेज यहां पर देता हूं पॉइंट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि प्रेसिपिटेशन तभी होगी जब वहां रिएक्शन कैसी हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, the type of reaction in which a insoluble substance is formed which is known as a precipitate, and it is a type of double displacement reaction। चलिए इसके एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो ए सॉल्यूशन था वो था बेटा सोडियम सल्फेट का Na2SO4। ये जो बी सॉल्यूशन था मेरे पास दैट वाज BaCl2। जैसे ही हमने इन दोनों को मिक्स करवाया बेटा, एक ऊपर हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा और साथ ही साथ एक सॉलिड सब्सटेंस। जो सॉल्यूशन बना वो कैसा बना, NaCl, और जो प्रेसिपिटेट बना बेटा वो क्या बना, BaSO4। और इस BaSO4 का जो कलर रहता है बेटा वो रहता है हमारे पास व्हाइट एशियन कलर। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। देखो कैसे रिएक्शन है, आपने ब्रेक करा, Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, इसको ब्रेक किया, Ba2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। बेरियम और सोडियम ने अपनी पोजीशंस क्या कर दी, आपस में डिस्प्लेस। दो आयंस ने अपनी जगह चेंज करी है बेटा, दो आयंस जगह चेंज करेंगे तो वो कैसी रिएक्शन हो जाएगी मेरे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज द सब टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसके अंदर एक व्हाइट कलर का जब हमारे को सब्सटेंस मिला तो हमने उस रिएक्शन को बोला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी बच्चे को। चलिए move on to the next question. Explain in following in terms of gain or loss of oxygen with two examples each of oxidation as well as reduction. अब हमें दोनों चीजों को एक्सप्लेन भी करना बेटा। सबसे पहले एक्सप्लेन करना है हमें ऑक्सीडेशन। So what is oxidation? The type of reaction in which एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। वैसे तो बेटा ऑक्सीजन की भी और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की भी एडिशन हो सकती है, बट स्पेसिफाई करा गया बेटा इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर आप सिर्फ क्या लिखोगे, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। एंड सिमिलरली व्हेन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन रिडक्शन, so reduction is the type of reaction in which loss of oxygen takes place. Loss of oxygen takes place. अब हमें इन्हीं के एग्जांपल देने बेटा। चलिए एग्जांपल देते हैं इनके। आप बताएंगे बेटा कैसी रिएक्शन है, सिंपल सी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू, यहां कार्बन के साथ क्या कोई हमें ऑक्सीजन दिख रहा है, नो। जो दिख रहा है वो ऐड हो रहा है, इसके साथ कुछ नहीं है। बट जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कार्बन के साथ कौन सा एलिमेंट ऐड हुआ, ऑक्सीजन। तो यानी कि कार्बन का क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली आप ले सकते हो Cu प्लस O2।
कॉपर में क्या ऐड कर दिया हमने, ऑक्सीजन, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। बैलेंस करोगे तो इस तरीके से, कॉपर के साथ कुछ नहीं है, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, तो यानी कि कॉपर का क्या हो गया बेटा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। तो आपको ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उन दोनों के एग्जांपल। ना इसी के साथ हमें एग्जांपल देना है रिडक्शन का। ये तो हमने क्या बताया कि ऑक्सीडेशन होगी सर, चलिए रिडक्शन देखते हैं। CuO प्लस H2, CuO प्लस H2, क्या प्रोडक्ट बनेगा, Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। तो देखो यहाँ पे बेटा कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, कॉपर के साथ कुछ भी नहीं है, तो यानी कि यहां पर हुआ हमारा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ये जो ऊपर N लिखा जा रहा है बेटा, इससे कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब ही क्या है, रिडक्शन। क्या है हमारे पास, रिडक्शन। सिमिलरली आप ले सकते हैं सिल्वर का एग्जांपल ले सकते हैं बेटा, Ag2O, दैट इज सिल्वर ऑक्साइड। क्या हमारे पास, सिल्वर ऑक्साइड। इसको जैसे ही आप हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओगे, इट विल फॉर्म Ag प्लस H2O। तो यानी कि यहां सिल्वर के साथ क्या था हमारे पास, ऑक्सीजन, यहां सिल्वर के साथ कुछ भी नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। So these are the examples of oxidation and reduction in terms of oxygen addition and the oxygen loss. Oxygen addition and oxygen loss. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको क्लियर करते हैं पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। A shiny brown colored element X on heating in air becomes black. किस कलर का हो गया, ब्लैक कलर का हो गया है। नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। यहीं से देखेंगे, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, एक एलिमेंट था X, जैसे ही आपने उसको हीट करा, बेटा जब हीट करोगे एयर में तो कौन सी गैस में हीट होगा, ऑक्सीजन की वजह से होगा, तो ये जो होता है क्या बनाता है, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड। क्या बनाएगा, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये एक्स क्या है। यहां से बहुत ही सिंपल बेटा, दिस एक्स इज कॉपर। क्या है एक्स हमारे पास, कॉपर। इसका कलर क्या होता है हमारे पास, ब्राउन। इस कलर का ये ब्राउन। जैसे ही आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे, चलिए बताइए क्या प्रोडक्ट होगा, टेक 3 सेकंड्स, 1 2 3, यस द प्रोडक्ट इज कॉपर ऑक्साइड। क्या प्रोडक्ट बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, और ये किस कलर का रहेगा, ब्लैक। सो ये आप बेटा उसमें भी यूज कर सकते हो जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो, दैट इज चेंज इन कलर। इनिशियली कलर क्या था, ब्राउन, फाइनली कलर क्या हो गया, ब्लैक। सो दिस इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंड द नेम ऑफ दिस सब्सटेंस इज कॉपर ऑक्साइड। बेटा इसके अंदर कहीं पर भी आपको ये नहीं मेंशन किया था कि केमिकल रिएक्शन लिखनी है, बट प्लीज इस बात को नोट कर लीजिए, अगर कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है या कोई भी क्वेश्चन आता है हमारे इस चैप्टर से, वी हैव टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जरूर उसके साथ लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। देखिए ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड, सबसे कॉमन एग्जांपल क्या लो इसका, जो आप चिप्स के पैकेट खाते हो बेटा, जो भी चिप्स के पैकेट आते हैं हमारे पास, पैकेज चिप्स आते हैं, उनके अंदर एक गैस फिल कर रखी होती है विच इज नाइट्रोजन। कौन सी गैस फिल कर रखी होती है, नाइट्रोजन। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन सीधा सीधा है बेटा, हमारे पास एक फिनोमिना होता है विच इज नोन एज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मींस स्पॉइलेज ऑफ फूड, स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय द एक्शन ऑफ एयर। जब भी हमारा खाने को, बेटा आप कभी भी किसी खाने को देखना जिसके अंदर ऑयल है या फैट, आप उसको ओपन में रख देते हो, कुछ टाइम के बाद उसमें से बहुत ही पंजेंट स्मेल, यानी कि बहुत ही बेकार स्मेल आनी शुरू हो जाती है। क्या रीजन होता है कि वो फूड किसके कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में।
अब एयर इतनी बुरी तो नहीं है बेटा, एयर के अंदर क्या होते हैं, माइक्रोब्स, माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑयल और फूड के ऊपर अटैक करते हैं और ऑयल और फूड को कर देते हैं डीकम्पोज। क्या करेंगे, डीकम्पोज, जिससे कई बार क्या रिलीज होता है, एसिड, क्या रिलीज होता है, एसिड। इसीलिए जो हमारा फूड है जिसके अंदर ऑयल और फैट है, उसके अंदर हम क्या गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ताकि ये जो माइक्रोब्स हैं वो फूड के कांटेक्ट में ना आ सके। और अगर वो फूड के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो इससे हमारा फूड रेंसिडिटी से प्रिवेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, द ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रेंसिडिटी। क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोब्स, जो कि इन फूड को डीकंपोज करते हैं, एसिड रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से क्रिएट होती है बहुत ही पंजेंट स्मेल। तो ये सारे फिनोमेना यानी कि रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए ऑयल और फैट को किससे भरा जाता है, नाइट्रोजन गैस के साथ। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स। हमारे घरों में हम हर बार देखते हैं आयरन गेट्स है, आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, पेंट। नहीं तो वहां क्या होगा बेटा, जिस तरीके से फूड का रेंसिडिटी होता है उसी तरीके से किसी भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट का क्या होता है, कोरोजन हो जाता है। कोरोजन क्या है, इट इज द gradual eating up of the metal by the action of air, water and sometimes acid. तो जब भी हम किसी मेटल को बेटा ओपन में रखते हैं तो या तो वो एयर के कांटेक्ट में आएगा या वाटर कांटेक्ट में या फिर कुछ बार एसिड के कांटेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर हो जाता है कोरोजन। और ये सिर्फ कब होगा बेटा, मान लो ये मेरा एक मेटेलिक आइटम है, एयर के कांटेक्ट में आया और ये सरफेस क्या करेगी, कोरोड हो जाएगी। अगर मुझे इसको प्रिवेंट करना है बेटा तो हम क्या कर सकते हैं, इस मेटल के ऊपर एक लेयर किसी भी चीज की, इन दिस केस वी आर अप्लाइंग द लेयर ऑफ पेंट। जैसे ही आपने मेटल के ऊपर क्या लगा दिया या आयरन के ऊपर क्या लगा दिया, पेंट, अब जो एयर और वाटर जो है वो आयरन के कांटेक्ट में नहीं आ सकते, अब वो किसके कांटेक्ट में आएंगे, पेंट के कांटेक्ट में आएंगे। एंड व्हाट इट डज, इट प्रिवेंट्स कोरोजन। और अगर और स्पेसिफिक होने बेटा, इन टर्म्स ऑफ आयरन कोरोजन इज नोन एज रस्टिंग। ओनली इन केस ऑफ आयरन कोरोजन इज आल्सो नोन एज रस्टिंग। तो हमने इस केस में क्या करा, मेटल यानी कि आयरन के ऊपर पेंट लगाया ताकि वो क्या प्रिवेंट कर सके, हमारा कोरोजन प्रिवेंट कर सके। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद एन एग्जांपल ईच। अभी हमने करा बेटा, व्हाट इज कोरोजन, ग्रेजुअल हीटिंग अप ऑफ द मेटल, एंड व्हाट इज रेंसिडिटी, द स्पॉइलेज ऑफ द फूड विद द एक्शन ऑफ एयर। रेंसिडिटी में हमने कहा कि जो हमारे फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स हैं दे गेट स्पॉइल्ड। जैसे आप बोल सकते हो कि अगर हम किसी भी बॉइल्ड पोटैटो को अगर हम कुछ टाइम के लिए बाहर रख देंगे तो इट विल क्रिएट अ वेरी पंजेंट स्मेल। व्हाई, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा फैट्स होता है और फैट होंगे तो उसके ऊपर माइक्रोब्स एक्ट करेंगे। और अगर हम कोरोजन के एग्जांपल की बात करते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल बेटा आयरन, when it comes in contact of oxygen and moisture, these X molecules means, अब जब भी वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो बेटा आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कितने वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो जैसे ही आएगा व्हाट इट फॉर्म, Fe2O3 डॉट XH2 एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। इसका फॉर्मूला ये रस्ट का। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया किसका, कोरोजन का। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोरोजन एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेंसिडिटी। So these were your NCERT questions of chapter 1. I hope कि आपको ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मिलेंगे, आपको इससे हेल्प मिलेगी, एंड फॉर फर्दर थिंग्स नेक्स्ट चैप्टर्स के क्वेश्चंस की वेट कीजिए। थैंक यू।